नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश पर। मैं हूं लुलु व्यास। शपथ ग्रहण डोनाल्ड ट्रंप का खत्म हो चुका है और एक बहुत ही फायरी स्पीच, जो एक दमदार भाषण उन्होंने दिया, और जो वेबसाइट अपडेट हुई है व्हाइट हाउस की, उस पर लिखा हुआ है अमेरिका इज बैक। उन्होंने बहुत सारे सपने दिखाए हैं और जो टोन एंड टेनर उनकी स्पीच का था, उससे ऐसा लग रहा था कि वो अमेरिका को अब बिल्कुल बदल देंगे। और कुछ मैं उनकी मुख्य बातें हैं जिस पर मैं बात करूंगी, और उसके बाद हम इस पूरी चीज का विश्लेषण भी करेंगे। उन्होंने मेक्सिको के बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। उसके बाद उन्होंने मंगल को भी, यानी कि मार्स को भी मुट्ठी करने की एक तरीके से हुंकार भरा है। और पहले भाषण में ट्रंप ऑलमोस्ट बिल्कुल ललकारते हुए इस मामले में नजर आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि नशे के कारोबारियों को घोषित करेंगे आतंकी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पेरिस जलवायु समझौते से हटने का ऐलान है, यानी कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था उससे बाहर निकलने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। उसके बाद उन्होंने पनामा नहर को वापस लेंगे, और वो लगातार इस बात को चर्चा भी कर रहे थे कि पनामा कैनाल को वो वापस ले लेंगे। उन्होंने वो बात अपनी भाषण में भी दोहराई। उसके बाद अन्य देशों पर टैरिफ और कर लगाने का वादा, यानी कि टैरिफ और टैक्सेस की बात उन्होंने की। उसके अलावा बदलेगा गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलने की उन्होंने बात की है। प्रेस की सेंसरशिप को लेकर उन्होंने ये कहा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको हम वापस लेकर आए। घुसपैठियों को पकड़कर उनको छोड़ना बंद करेंगे। अवैध घुसपैठ के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बेहद सख्त उन्होंने अपना रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को तुरंत रोक दिया जाएगा और हम लाखों करोड़ों घुसपैठियों को उन स्थानों पर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो ये कुछ मुख्य बातें थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मंगल को मुट्ठी में करने की जिद, जो मैंने आपको बताया था, और अमेरिका में अब सिर्फ दो ही जेंडर, यानी कि मेल और फीमेल, और उसके अलावा कुछ नहीं। इसको लेकर तमाम बातें उन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा कि जो स्टेट पावर है उसको हम पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा वो, अगर उनकी आप स्पीच के डिटेल में जाएंगे तो वो मॉडरेट साउंड कर रहे थे, लेकिन वो कितना कुछ इंप्लीमेंट कर पाएंगे और उनकी जो घोषणाएं हैं, किससे फायदा, किसको ज्यादा फायदा पहुंचेगा, किसको थोड़ा सा डरने की बात है, आज इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। जस्टिस मार्कंडे काटजू इस समय हमारे साथ, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलिफोर्निया में इस समय है। जस्टिस काटजू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो आज हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच जस्टिस काटजू फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, खुद डिप्लोमेट रह चुके हैं, अमेरिका में बहुत लंबा वक्त उन्होंने बिताया। प्रोफेसर पाशा, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ तसव्वुर जलाली, बहुत खास मेहमान, कैलिफोर्निया के आसपास से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इबादत खाना एक ग्लोबल फोरम है, उसके चेयरमैन है, जो इंटरफेथ हार्मनी और सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, उसके लिए काम करता है, उसके चेयरमैन है। तसव्वुर, आपका भी स्वागत है। और एस श्रीनिवासन, एडिटर इन चीफ है फेडरल ग्रुप के, और सर आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा में प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा से शुरू करूंगी कि जो बड़ी बड़ी बातें प्रोफेसर पाशा जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं, सबसे पहले तो भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि भारत में जो बातें उन्होंने कही हैं, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे टैक्सेस हो, क्या वाकई में अब भारत को कदम फूंक फूंक कर चलना पड़ेगा, और भारत के कंसर्न्स अब क्या होंगे? जी इंडो अमेरिकन रिलेशंस को आने से पहले मैं एक ब्रॉड ओवरव्यू देना चाहता हूं, क्योंकि इस पे काफी इम्पैक्ट होगा। तो उन्होंने पहली बात ये कही कि वो चीन के साथ मिलके हर मुमकिन कोशिश करेंगे दुनिया में अमन हो और सेफ्टी हो। तो चूंकि ये दो बड़े देश ऐसे हैं जिसमें एक्सक्यूज मी शंकाएं जताए जाते थे कि इनका ताइवान को मसला लेके, दूसरे अन्य मामलों को लेके जंग भी छिड़ सकती है पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक एरिया में। तो ये एश्योरेंस जो है काफी महत्वपूर्ण है भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए। और उन्होंने इनॉग्रेशन में वो भी कहा कि वर्ल्ड पीस के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे और वो यूनिफायर रहेंगे, कि ये नहीं कि डिवाइड करेंगे देशों को लेके।
तो ये सब बातें इनॉग्रेशन में काफी मुझे महत्वपूर्ण लगी, क्योंकि खुद हम प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया में अमन हो, स्टेबिलिटी हो, और जो वातावरण चाहिए डेवलपमेंट के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। हालांकि जो दूसरे टिप्पणी, इमिग्रेशन, वॉल और मेक्सिको पनामा कैनाल और टैरिफ की बात भी कुछ कंट्रोवर्शियल है हमारे लिए, लेकिन जिस तरीके से वो इनॉग्रल स्पीच में ये बड़ी-बड़ी बातें कहे हैं वर्ल्ड पीस के लिए, मेरे ख्याल से वो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट भारत पे भी होगा। और उन्होंने प्रेसिडेंट जी के साथ टेलीफोन में ये भी बात की कि मैं चीन जल्द से जल्द जाऊंगा, और उसके बाद भारत भी आने की उन्होंने उसमें जिक्र किया है, क्योंकि अप्रैल में क्वाड मीटिंग होने वाली है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देश शामिल होंगे, क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण रोल अमेरिका के समझते हैं इस एरिया में, जो कि इंडो पैसिफिक में फोकस है। हालांकि चीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें या तो उससे पहले भी निमंत्रण अगर मिलता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को अमेरिका जाने के लिए, तो वो मेरे ख्याल से वो उसके ऊपर भी काम हो रहा है, कोशिश हो रही है। अंबानी भी डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं, शायद उनको एज ए मीडिएटर और लिंक अमेरिका के लिए वो इम्पोर्टेंट होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जल्द से जल्द मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के लिए। हालांकि इनॉग्रेशन में उनको बुलाया नहीं गया था, तो ये अच्छे सिग्नल्स हैं, अच्छे बिगिनिंग है। जो भी टैरिफ की बात और अन्य मसलों पे उन्होंने जो इलेक्शन के दौरान जिक्र किया था, मेरे ख्याल से उसे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की नजर से देखना होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उनको भी पता है कि इंडिया इज ए बिग मार्केट। अगर वो टैरिफ थोपते हैं तो उनके मार्केट पे भी असर होगा, तो वो बिजनेसमैन है, वो उस नजरिए से देखेंगे। ठीक है। अब मैं जस्टिस मार्कंडे काटजू के पास आऊंगी कि जस्टिस काटजू क्या कहेंगे ट्रंप का दोबारा लौटना वर्ल्ड के लिए, यानी कि विश्व के लिए और भारत के लिए आप किस तरह से देखते हैं? इज इट गोइंग टू बी एन ऑल पावरफुल ट्रंप जो कि सबको मसलने की कोशिश करेंगे, सबको दबाने की कोशिश करेंगे, या फिर वो रियलाइज करेंगे कि कहीं ना कहीं बैलेंस करने की भी इस समय जरूरत है? जी जस्टिस काटजू। देखिए, पहले आपको दुनिया में क्या हो रहा है ये समझना होगा, और ये समझने के लिए थोड़ा सा पीछे, यू हैव टू गो बैक लिटिल बिट इन हिस्ट्री। देखिए, 1930s और अर्ली 40s में जो सबसे बड़ा खतरा, बिगेस्ट डेंजर टू द वर्ल्ड, was Hitler's imperialism, Nazi imperialism, because it was expanding and aggressive imperialism, whereas British and French imperialism were on the defensive. वो ब्रिटिश और फ्रेंच सिर्फ अपनी कॉलोनीज को होल्ड ऑन करना चाहते थे, बट दे डिड नॉट वांट टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड, जबकि हिटलर चाहता था पूरी दुनिया को कॉन्कर करना। तो जो एक्सपेंडिंग इंपीरियलिज्म होता है, इट इज मोर डेंजरस देन डिफेंसिव इंपीरियलिज्म। तो हिटलर वाज ग्रेटर डेंजर देन ब्रिटिश और फ्रेंच। आज टुडे चाइना इज द एक्सपेंडिंग इंपीरियलिज्म, अमेरिकन ओनली ऑन डिफेंसिव। तो चाइना इज द बिग डेंजर टू द वर्ल्ड, बिकॉज क्या हो गया है कि चाइना ने एक ह्यूज, they have amassed $3.4 trillion foreign exchange reserve, which is hungrily looking for avenues for investment. So they are expanding everywhere in the world. हमारे इंडिया में आ गए हैं, more than 50% टेलीकॉम मार्केट कैप्चर कर लिया है, बहुत सारे मार्केट इंडिया में कैप्चर कर लिए हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि then our own industries will collapse because we do not have a market. तो चाइनीज ने कैप्चर कर लिया, और पाकिस्तान में बहुत घुस गए, दुनिया में, यानी एवरीवेयर, अफ्रीका में, they are everywhere and they are expanding because their industries are expanding. They've built a massive industrial base. So they are like the Nazi imperialism, which is expanding imperialism, and they are the most dangerous. So Donald Trump, I'm a supporter of Donald Trump because he's taken on the Chinese head on. Even in the his first term, he said कि ये नहीं होगा कि देखिए
हम अमेरिकन कार्स जाती हैं चाइना में तो 25% टैरिफ लगता है, मगर चाइनीज कार्स हमारे मार्केट में आते हैं तो ओनली 2.5% टैरिफ. दिस इज नॉट फेयर. So he imposed many tariffs on China, and again he'll do it because Chinese, you must understand, they are expanding imperialism. They are everywhere. ये साउथ अमेरिका में घुस गए, जो मॉनरो डॉक्ट्रिन में कहा गया था कि साउथ अमेरिका इज यूएस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, वो भी खत्म हो गया. एवरीवेयर चाइनीज आर एक्सपेंडिंग ऑन एंड ऑन. वो क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ब्रिक्स को यूज कर रहे हैं. तो सबसे बड़ा खतरा दुनिया को आज चाइना है, क्योंकि इट इज लाइक हिटलर imperialism, expanding imperialism, whereas Americans are only on the defensive. So Americans are not the danger to the world, it is the Chinese. And Donald Trump has taken on the Chinese head on. That is why I am a supporter of Trump, that he is opposing Chinese imperialism. अब बात करना है वो अलग बात है, बात तो सबसे की जाती है, but the main thing is कि he will not allow the Chinese, जैसे चाइना पैनामा कैनाल कैप्चर कर ली है. He said this we will not allow. He is the first statesman who has really in America who has taken on the Chinese, who are the biggest danger to the world. ये आप लोगों को समझना चाहिए. You have to understand history. कि क्या हुआ था 1930s में, क्या खतरा दुनिया को हो गया था. हिटलर वाज अ डेंजर, नॉट ब्रिटिश और फ्रेंच इंपीरियलिज्म. दूसरी चीज है कि देखिए why I am a supporter of Trump कि उसने already even before he took oath उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये हामास एंड इजराइल दे मस्ट स्टॉप दिस वॉर. और उसका भी वर्ड्स इतना इन्फ्लुएंशियल थे, पीपल गॉट स्कैर्ड और सब इमीडिएटली पीस आ गई मिडिल ईस्ट में. इवन बिफोर ही टुक ओथ पीपल आर स्कैर्ड ऑफ हिम. एंड सिमिलरली जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो भी खत्म हो जाएगी. ही इज पीस मेकर. सब जगह जहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं वो. और तीसरी चीज जो इमिग्रेशन की बात करता है, व्हाट इज रॉन्ग इन व्हाट ही इज सेइंग. ही इज सेइंग आई एम नॉट अगेंस्ट लीगल इमिग्रेशन. लीगली आप लोग सब हैं, अब तसव्वुर हैज कम लीगली, सो मेनी पीपल हैव कम लीगली. ही सेड आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. ही इज अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन. जो बड़ा कितने 12 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स घुस गए हैं अमेरिका में और वो क्राइम करते हैं, टेररिज्म करते हैं. तो ही इज राइट. Why should you allow illegal immigrants who then lower the wages because they work at much lower wages? So they lower the wages of workers, they take away the jobs of the workers and all. So there also is right. Why should any country permit illegal immigrants? So for all three reasons, I am a supporter of Donald Trump. Thank you. ओके. मैं तस्वर के पास आती हूँ कि तस्वर आप डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा कैसे देखते हैं, और उनकी स्पीच से कल आपको क्या लगा कि थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, या अमेरिका आपको लगता है, आप तो खुद वहीं पर हैं, आपको लगता है कि अमेरिका इज इन सेफ हैंड्स, और अमेरिका जो कल उन्होंने वेबसाइट जो व्हाइट हाउस की थी उस पर लिखा हुआ था अमेरिका इज बैक, यानी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो अमेरिका के सुनहरे दिन है वो वापस लेकर आएंगे. आपको क्या लगता है कि क्या ये केवल बातें हैं या इंप्लीमेंट करना उनके लिए मुश्किल होगा? जी तस्वर. I think देखिए आप actions speak louder than the words. अगर आप देखेंगे you see in his previous term there was complete peace. There was not a single bullet fired by American soldiers abroad, except for targeted killings. But America was pretty peaceful. Foreign policies were pretty peaceful. They withdrew from Afghanistan से निकल गए. There was nothing happening in Middle East. There was some peace actually. There was a lot of progress towards peace during the Trump's time. I think America is in a much safer hands while under Trump. I'm definitely, like what Justice Kaju said, I'm definitely a big supporter of Trump. He does speak times things which people misinterpret, and media does misinterpret. जैसे अभी Justice Kaju बता रहे थे illegal immigration का. I mean, immigration to no country should allow illegal immigrants. He never is against illegal immigrants. In fact, during the Democrats की administration में पिछले 3-4 साल, the number of immigrants has decreased, not illegal. For like Mexican immigrants, I think it decreased from 11.7 million to 10.9. So there was a significant decrease of immigration even under
the previous administration, I see personally Trump is going to do 3-4 things right. तीन चार चीजें which I really want to emphasize. Number one, world was at the brink of World War III under the previous administration. We have what was happening in the Middle East. You see what's happening in Ukraine. You are like messing with Russia, who's a nuclear state, and you are adding fuel by providing them this missiles and defense technology. So it was definitely not a right policy, which was which was basically the previous administration ने इख्तियार की थी. Second, in terms of economy, which is a big thing, which is the most important thing, I think end of the day, everything revolves around economy. American economy has taken a huge hit in last 4 years. अभी महंगाई बहुत हो गई है, inflation was at peak, even though they have managed to bring it back to 2.9%, but really it's again depends how you define inflation. Overall, the consumers are hit pretty hard in inflation because of inflation. महंगाई बढ़ी है, interest rates are pretty high. Interest rates are never high. Because of that, people cannot afford, there are many millions of first-time home buyers in America who cannot afford a house, right? So there are, that is second issue besides war and economy. And third, about immigration. I mean, immigration is, I think he has a very good stand. It's very important for America has been the safest country, at least so far I've traveled, and it should remain safe. And I think under Donald Trump, it will remain safe, and his policies are good. Fourth is the building of Dodge, right? The Department of Government efficiency under Elon Musk. It's a very, very important efficiency. There's a lot of inefficiency in public sector, and we need to bring efficiency. We are thinking, if you look at, we have this CalSpeed High Rail project that was, I think, funded around 2008. We thought 2024. It's basically a high-speed rail going from San Francisco to LA, and it's still not complete. We expect it to complete 2030. While China had a similar project, which was funded in 2018 and was operational in 2022. So there is definitely there's a lot of issues in the system that need to be cleaned up. And I think, again, instead of focusing on economy, instead of focusing on safety, security, bringing peace, the previous government was, focused on unnecessary things. I know a lot of families within California. I'm not against, other multiple sexes, because यहाँ पर अब especially in California में क्या हुआ था? In schools, the kids were required to choose their sex, whether they are male, they're female, they're bi, they're trans. I mean, which is really ridiculous. How does a 6-year or 7-year-old child know what they are? And because of that, a lot of families have really left California. So I see policies which Trump has done away with. So I'm really looking forward and very optimistic about the new administration. Okay. You're sounding optimistic, you said, but एक concern जो है, और मैं श्रीनी से इसको शेयर भी करूंगी, कि श्रीनी साहब, बहुत लोगों को ये लग रहा है, और एक डर के रूप में ये चीज लग रही है, कि एक ताकतवर ट्रम्प का मतलब है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसका डेमोक्रेसी इंडेक्स कहा जाएगा. क्या हम एक डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग देखेंगे? क्या हम एक इंस्टीट्यूशनल कैप्चर देखेंगे, जिस तरीके से हम भारत में देख रहे हैं? क्योंकि भारत से ही हमेशा कंपैरिजन होगा. उनकी बातें जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके के ऐलान किए हैं, कुछ उससे भी मिलती जुलती है. तो हालांकि भारत और अमेरिका के सिस्टम में बहुत फर्क है, लेकिन क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? जो ओलिगार्की की जो बात की थी, क्या अब उस तरफ हम बढ़ेंगे, या इंस्टीट्यूशनल कैप्चर होगा, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग होगी? इस सब की पॉसिबिलिटी आप देखते हैं 2.0 के टेन्योर में? देखिए नीलू जी, कल जो उन्होंने स्पीच दिया है वो काफ़ी आक्रामक तो था, मगर काफ़ी कुछ उनके अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था, जो उनके जो फर्म सपोर्टर्स हैं मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनके लिए था. और पॉलिटिकली उन्होंने ये भी कोशिश किया, जो लैटिनोज हैं, जो ब्लैक्स हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया है इस बार, उनको भी उन्होंने उसमें धन्यवाद दिया है. तो काफ़ी एक पॉलिटिकल स्पीच है, और ये बताना था कि अमेरिका को हम दोबारा उसकी अपनी उनका अपना जो परसेप्शन है उसमें लाके रोकेंगे. ये उनका एक बड़ा मैसेज था. जो पोल प्रॉमिसेस उन्होंने जो किए थे
उसका वो एक एक्सटेंशन था इन अ वे। मैं बात मानता हूँ कि इमिग्रेशन उनके लिए बहुत एक अहम चीज़ है, और उन्होंने पहला ऑर्डर कहा कि मैं उसी पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करूँगा। और ये बात सही है कि इलीगल और लीगल माइग्रेंट्स के बीच का जो वो है फ़र्क है, वो हमको समझना होगा। भारत के काफ़ी कुछ लोग जो हैं वहाँ पर जो हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस हैं, सब लीगली हैं। मगर एक 7 लाख लोग ऐसे हैं जो इलीगल, 7,25,000 कुछ ऐसे हैं जो कि इलीगल माने जाते हैं। उनके लिए ये खतरे की घंटी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें से 18,000 ऐसे हैं जिनका सभी लीगल ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। और उनका क्या होगा वो भी देखना होगा। क्या उनको वापस भेजा जाता है या क्या उनके साथ होता है, ये देखना पड़ेगा। ये बात सही है कि 13 मिलियन जो हैं वहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ज़्यादातर मेक्सिकन्स हैं। मगर इनको देखना होगा कि इसका वो किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि एक मुश्त में सबको हटाना या उसको भेजना बॉर्डर के उस पार तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पर कामगर लोग हैं, वो काम करते हैं वहाँ पर। कई सारे जो मैनुअल काम है, कंस्ट्रक्शन लेबर है या एग्रीकल्चर में है, कई सारी जगह पर वो लोग हैं अभी। इमिग्रेंट्स ने ही काफ़ी कुछ अमेरिका को बनाया है। काफ़ी लोग वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, या तो हाईटेक इमिग्रेंट्स हैं, जैसे एलॉन मस्क भी अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से आए हैं, वो भी H1B वीज़ा से आए हैं। और भारत से बहुत सारे यहाँ से टेक्नोक्रेट्स गए हैं जो कि 2-3 तो बड़े-बड़े पोजीशन पे हैं। आपने देखा सत्या नडेला हैं या सुंदर पिचई हैं, काफ़ी लोग हैं वहाँ पर। तो अमेरिका को इन चीज़ों की ज़रूरत है, मगर वो एक फाइन डिस्टिंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से वो करेंगे। अब आप भारत के बारे में पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्या असर होगा। देखिए, एक बड़ा देश और बड़े देश का एक बड़ा नेता जब इस तरह की बातें करता है, उसका असर दुनिया के बाकी देशों पर भी होगा। दुनिया का हमारा देश जो है वो एक बड़ा डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो यहाँ की अपनी पॉलिटिक्स अपने तौर तरीके से चलती है। मगर बहुत कुछ जो पब्लिक स्पीकिंग है, जिस तरीके से जो प्रोनाउंसमेंट है, वो सब या इंडिया को फिर से एक ऐसे पोजीशन पे लाना है जो एक स्ट्रांग पोजीशन पे लाएंगे, मोदी जी भी कहते आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों का असर तो होगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा। जैसे आपने पूछा क्या डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग होगा, क्या इंस्टीट्यूशनल कैप्चर होगा। देखिए, दोनों ही देशों में जो ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी उनका अपना एक वो है। वो इतना ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, मगर वहाँ पर कोशिश ये हो रही है, एक नया एक चीज़ देखने को मिल रही है। क्या इनको कह रहे हैं, टेक ओलिगार्क्स। काफ़ी वहाँ पर आपने देखे होंगे कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए थे, उसी के जिनको नेम किया उन्हीं के रो में आपने देखा है कि जितने सिलिकॉन वैली के जो ज़ार्स हैं वो सब भी वहाँ बैठे हुए थे। तो एक रिलेशनशिप नया बन रहा है बिटवीन सरकार और टेक्नो जो ग्रुप है उसके बीच में। ये पहले इस तरीके का नहीं था। ये लोग आते थे न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन में अपने डिमांड्स को लेकर और चले जाते थे। अब वो लोग खुद जो है सेंटर स्टेज पे हैं। एलॉन मस्क ने बहुत एक अहम रोल निभाई इलेक्शन में, उसका वो सबका असर देखेंगे। फॉर इंस्टेंस, अब ट्रेड जो भारत के साथ होगा उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जरूर पुश मिलेगा। उन्होंने एनर्जी में कहा है कि हम अपना आत्मनिर्भर होंगे, खूब सारा जो है तेल जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। और उन्होंने उसका आह्वान किया है कि एक स्लोगन भी है उनका, डिग बेबी डिग। हमको जितने वेल्स हैं वो सब वो करने पड़ेंगे, तेल निकालना होगा। इससे एक अच्छा उनका असर तो होगा, इकोनॉमिकली उनके लिए एक असर होगा। मगर एक फाइनल बात मैं बता दूं, ये जो टैरिफ की बात कर रहे हैं कि मैं बड़ा टैरिफ चाइना के खिलाफ होगा या 60% के ऊपर होगा, बाकी देशों पर भी होगा, उसमें उनको किस तरीके से उसको अगेन इम्प्लीमेंट करते हैं देखना पड़ेगा। क्योंकि टैरिफ यदि बढ़ाते हैं तो उसका असर डोमेस्टिक
गुड्स पे भी होगा, क्योंकि काफी कुछ अमेरिका भी इंपोर्ट पर निर्भर है। इसलिए शायद वो कह रहे हैं कि हम एनर्जी एक्सपोर्ट करेंगे, ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे, ओपेक प्राइस को शायद नीचे लाएंगे, यूरोप को शायद तेल सप्लाई करेंगे, उस तरह की बातें हैं। मगर ओवरऑल देखा जाए तो जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ट्रम्प का स्पीच रहा है, मगर इसका आगे क्रियान्वयन कैसे होता है वो हमको देखना होगा। यानी कि अनाउंसमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट वो कितना कर पाएंगे। लेकिन अब मैं मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते पर आऊंगी। प्रोफेसर पाशा आपसे पूछूंगी, उसके बाद फिर फाइनल कमेंट्स के लिए जाऊंगी। मोदी जी, अब जो मोदी जी का जो रिश्ता है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसा होगा? कल हमने देखा था कि उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ये भी लिखा था उसमें कि आई कांग्रेचुलेट माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। और जो हम लोग ह्यूमिलिएशन की बात कर रहे थे कि उनको इनवाइट नहीं किया गया, उन्होंने भी रिकैलिब्रेट किया होगा कि भाई रिश्ते तो हमें आगे बढ़ाने हैं। लेकिन अब ये जो रिकैलिब्रेशन ऑफ इक्वेशंस और डायनामिक्स होगा, ये कैसे होगा? कि जो सारी चीजें हैं वो सुचारू रूप से चले, अमेरिका नाराज भी ना हो और इंडिया की बातें उसमें पूरी उसको ध्यान रखा जाए। देखिए, ये अमेरिकन सिस्टम में जब भी नया राष्ट्रपति शपथ लेता है और 4 साल के लिए वो बने रहता है, तो अपनी टीम नॉमिनेट करते हैं वो, चाहे एम्बेसडर्स हो, सेक्रेटरीज हो या की पोस्ट हो। 4000 से ज्यादा पोस्ट जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब इसको फिलअप करेंगे। तो इसमें काफी उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, और जो भी उनको इलेक्शन जीतने में उनकी मदद की थी, वो की पोजीशंस गवर्नमेंट में और सिस्टम में ऑक्यूपाई करेंगे। तो उनका वो बिजनेसमैन खुद है, अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहते हैं, और उनका अप्रोच जो है बिजनेस टाइकून्स के साथ है। तो ये बिजनेस लाइक अप्रोच जो है दूसरे देशों को भी धीरे धीरे उसी नजरिए से देखेंगे वो। जैसे अब हमारे यहाँ अंबानी गए हैं इनॉग्रेशन के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिले हैं। मेरे ख्याल से ये लोग काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन व्हाट प्राइम मिनिस्टर और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो बोलना चाहते हैं, जो कि डिप्लोमेसी या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जरिए वो प्रोटोकॉल के वजह से नहीं कर सकते। तो ये लोग काफी महत्वपूर्ण रोल एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में वो प्ले करेंगे, अदा करेंगे। हमें वो ध्यान में रखना होगा। और दूसरी बात ये है कि वो क्यों ये टैरिफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की इलन मस्क आप जानते हैं, ही इज वर्चुअली सॉर्ट ऑफ ए डी फैक्टो टॉप डिसीजन मेकर है ट्रंप और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट के पास। तो उन्होंने खुद कहा कि अमेरिका का डेट जो है, कर्ज जो है 36 ट्रिलियन से ज्यादा है, उसके लिए 800 या 900 बिलियन डॉलर्स इंटरेस्ट देते हैं, चीना को भी देते हैं। तो इससे वहाँ का रिसेशन की भी बात अक्सर की जाती है, और जो ये अमेरिका को दोबारा ग्रेट क्यों बनाना चाहते हैं, लगता है कि अंदर से कुछ गड़बड़ है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं अर्थव्यवस्था में, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान से लेके लिबिया, इराक, सीरिया जो उन्होंने डॉलर्स उड़ाए हैं, तो उसका असर अमेरिका की इकोनॉमी पे हो रहा है। और जिस तरीके से ये सस्टेन कर रहे हैं 800 बिलियन डॉलर से ज्यादा मिलिट्री बेसिस और मिलिट्री बजट पे भी, जो कि ये ट्रंप नाटो से क्यों कह रहे हैं कि आप 2% से 5% अपना जीडीपी डिफेंस बजट के लिए करें, क्योंकि इतने सदियों से अमेरिका अपने खुद खजाने से, तिजोरी से उनको सब्सिडाइज करता था। तो ये सब आशंका है कि इकोनॉमिक इशू जो है काफी महत्वपूर्ण होगा और हमें भी कुछ देना होगा, और गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगी। तो हम किस हद तक अमेरिका से इंपोर्ट्स बढ़ाएंगे, चाहे नॉन मिलिट्री हो या मिलिट्री हो, और हमें कितना खर्च बोझ उठाना पड़ेगा, और अमेरिका को आगे चल के
इस संबंधों के लिए, बिकॉज चाइना रिमेन्स ए थ्रेट, पाकिस्तान रिमेन्स ए थ्रेट। तो इसके लिए हमें अमेरिका की दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। जब ट्रम्प टैरिफ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक मार्केट तो हमारा दूसरा है बड़ा चाइना के बाद, तो इसमें कुछ कंसेशन करना होगा और भारतीय मिडिल क्लास या जनता पे असर होगा, कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन दो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए कुछ ना कुछ गिव एंड टेक जरूर इसमें मुलविस होगा। और बिजनेस बैलेंस वो मेरे ख्याल से वाइटल रोल प्ले करेंगे। ओके, बिजनेस बैलेंस आपने कहा कि वाइटल रोल प्ले करेंगे, लेकिन जो गिव एंड टेक है और कंसेशंस की जो आपने बात की थी, जस्टिस काजू, मैं अब आपसे पूछूंगी कि भारत को अब क्या, भारत में प्रधानमंत्री जैसे कहते थे कि अरे डोनाल्ड ट्रम्प मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और अपनी दोस्ती का इजहार उन्होंने एक नहीं पता नहीं कितनी बार और कितने फोरम्स में उसको किया है, लेकिन अब मोदी जी और ट्रम्प के इक्वेशंस किस तरह से बदलेंगे? जैसा प्रोफेसर पाशा ने भी कहा कि थोड़ा गिव एंड टेक और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर हमें चीजें आगे बढ़ानी होगी, तो क्या भारत एक कॉशियस अप्रोच लेकर चलेगा? और उसी तरीके से क्या मीडिया में भी उसका नैरेटिव उस तरह से बदलेंगे, या फिर जैसे चल रहा था, मोदी जी जैसे चला रहे थे, कुछ उसी तरह से आगे चीजें बढ़ेंगी? कुछ चेंज आप नजर आता है? जस्टिस काजू। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी को क्यों नहीं इनवाइट किया गया ट्रम्प के इनॉग्रेशन में। तो मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं। इसको जानने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि अभी दुनिया में दो बड़ी अलायंसेस बन गई हैं, वेरी पावरफुल अलायंसेस। वन इज यूएसए एंड यूरोप, वो एक तरफ है, दूसरी तरफ चाइना एंड रशिया, वो दूसरी तरफ है। एंड दे आर वेरी हॉस्टाइल टू ईच अदर। हालांकि कोई मिलिट्री वॉर नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, दे आर वेरी हॉस्टाइल टू ईच अदर। अब मोदी जी पहले तो अपने को अमेरिका से अलाइन कर लिए, इधर वो जो ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, ये इट इज रियली डोमिनेटेड बाय चाइना एंड रशिया। तो इसमें भी ये मोदी जी गए, अभी रशिया गए, उसमें रशिया में हुआ है ब्रिक्स की मीटिंग वगैरह। तो जिसको कहते हैं कि रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, ये नहीं चलेगा कि आप के पैर दो किश्ती पे हैं, एक पैर एक किश्ती पे, दूसरे पैर दूसरे किश्ती पे, ये सब नहीं। ये अमेरिकन डोंट लाइक इट। You are trying to cuddle to both sides. This won't do. You make up your mind. So Americans have sent a message. We will not have this. You are going towards the BRICS alliance, which is deadly hostile to America. BRICS organization है, वो बिल्कुल hostile है अमेरिका से। आप उनसे भी मिले हुए हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने मैसेज भेजी by not inviting Trump, by snubbing Modi. हालांकि अमेरिकन इंडिया इट इज अ काउंटर टू चाइना, क्योंकि अमेरिका का मेन दुश्मन चाइना है, तो इंडिया इज एलाई एज अगेंस्ट चाइना। बट ये इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप इधर भी उधर भी। अमेरिकन हैव सेंट अ मैसेज। तो लिहाजा मोदी जी की बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है कि यू आर लाइक अ woman who has two husbands. If the two husbands are friends, then it is all right. But when they are hostile to each other, तब बड़ी मुश्किल हो जाती है कि दो हस्बैंड हैं और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तब उस वुमन को के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। ये मोदी जी का हाल हो गया है। तो लिहाजा अब देखिए किस तरफ चीज चलेगी। तभी वो ट्रम्प कहने टैरिफ इम्पोज करेंगे, इंडिया पे भी करेंगे। ऑफ कोर्स ही इज आल्सो टॉकिंग ऑफ टैरिफ ऑन मेक्सिको एंड कनाडा एंड ऑल। मगर इंडिया विल नॉट फाइंड द गोइंग सो इजी, बिकॉज आप दोनों तरफ नहीं कर सकते। आप यू मेक अप योर माइंड, यू प्रो अमेरिका और प्रो दैट ब्रिक्स अलायंस। जो ब्रिक्स अलायंस चाहता है कि डॉलर खत्म हो जाए, उनका चाइनीज करेंसी चले, ये सब ऑल दिस हैज मेड अमेरिकन वेरी एंग्री। तो बड़ी देखिए क्या डेवलपमेंट होगा। थैंक यू जी। तसव्वुर क्या कहेंगे अंत में? अब जो ये ट्रम्प का जो दूसरा कार्यकाल है, उसके बाद फिर मैं कंक्लूडिंग कमेंट श्रीनिसा से लूंगी। जी तसव्वुर।
Gee, I would really tag on what Justice Kajal said about the BRICS, because end of the day, it's all about economy, like I said in the beginning. United States is a powerful country because of course, the technology and military and all the might, but also end of the day because of the USD, the dollar. If the BRICS also threatens the dollar because it can really, because what Russia and China and other alliances are doing in the BRICS, they are really working towards de-dollarization, and that will never be acceptable because they're working in a similar payment like SWIFT, and they're working, parallel payment systems, which will never be acceptable to the United States. So that is a big problem. And India wanting to be a part of the Western Alliance and Eastern Alliance, Trump would want a pretty straight and very clear, strategy from India, and their, what their, plans are to be. And second thing you have to see, China is a bigger force in terms of economy. India or US economy, I mean, import and export is, I think India is exporting about 80 billion and we're importing 40 billion, versus China is about 149 billion import, but then they're exporting 427 something like that $1 billion. It's a much larger economic relationships with China. So if tariffs were to make an impact, they'll definitely make an impact on China-US relationships. But I do see Trump is warming up to China. Abhi TikTok ka ban ho gaya tha. They have kind of extended it. So Trump is definitely looking forward to, I mean, end of the day, he really is a businessman, right? He really wants to expand and create a good economic situation in United States. We have Paris Accord, the Paris Climate Agreement, where he just pulled out. It was costing United States almost $1 trillion. जस्टिस काजू, आप म्यूट कर लीजिएगा, आपके एंड से आवाज आ रही है थोड़ा. जस्टिस काजू, if you can mute yourself, please. हाँ. So the Paris Accord withdrawal was again a sign that US is pretty serious about really focusing on growing the economy versus meddling into international affairs. Like I said, Paris Accord was costing a lot of money. Not only a lot of money, there was a huge commitment from the United States towards this global warming, but also at the same time, it has also taken away a lot of jobs. I think the estimate is about 300,000 jobs will be taken away if we were to stay in that Paris Accord. So he is definitely making moves that are in favor of improving the economy within the United States. And between India and US, I think India needs to make a little more effort in terms of allowing US businesses and streamline the process of US to do business in India. जी, ठीक है. अब मैं भारत की चुनौतियां कैसी होंगी श्रीनी साहब, मैं चाहूंगी कि अगर आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें, उसके बाद फिर मैं कार्यक्रम खत्म करती हूं कि अब भारत के लिए खतरा क्या है, चुनौतियां क्या हैं, और भारत अब क्या भारत को करना चाहिए. जी देखिए, भारत के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं. ट्रंप एक ट्रांजैक्शन लीडर हैं और ये बात सही है, उनका जो फोकस है फिलहाल ज़्यादातर तो यूरोप, वेस्ट एशिया और चाइना पे है. पहला बड़ा फोकस उस पे है. मगर जो इंडिया अभी तक एक पहले ओपनली हम लोग कहते थे कि हम नॉन अलाइंड हैं, अब वो बात कहते नहीं है. मगर आप यदि देखें, जब से क्लिंटन प्रेसिडेंट आए उसके बाद से जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं वो इंडिया के थोड़े से फेवर में ही रहे हैं, और ट्रंप भी काफ़ी कुछ इंडिया के फेवर में है. उनको ट्रेड एक दूसरी बात है, मगर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल अलायंसेस में उनको इंडिया की ज़रूरत है. वो इसलिए ज़रूरत है कि चाइना को काउंटर करने के लिए एक बड़ा वो है भारत, तो ज़रूर हमारा अपना वो पोजीशन जो है वो जारी रहेगा. दूसरा, यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में उन्होंने कल कुछ मेंशन नहीं किया है, उसके बारे में बोले नहीं है, मगर उसमें भी एक भारत का एक अहम रोल है, क्योंकि जो हमारे जो रिश्ते हैं यूक्रेन के साथ भी ठीक है, अमेरिका के साथ भी ठीक है और रशिया के साथ भी है. एक बातचीत का जरिया सबके साथ खुला हुआ है. अब उसको ट्रंप कैसे यूज़ करते हैं ये उनके कूटनीति पे डिपेंड करता है. देखिए,
डिप्लोमेसी में हर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट देखना जरूरी नहीं है, एरियाज ऑफ ग्रेनेस है हर जगह, और भारत हमेशा उसी तरफ देखकर अपने आप को अपने जो उनका हमारा अपना भारत का जो वो है उसको आगे करते आ रहा है। एनर्जी पे एक बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। यदि उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से उन्होंने कहा है कि हम बाहर हो रहे हैं, देखिए अमेरिका अपने पर्सपेक्टिव से ठीक कर रहा है कि उनको इंडियनाइज करने की कोशिश कर रहा है, एक्सपोर्ट करने की बात हुई है, मगर आप हमारे अपने भारत की नजरिए से देखें तो हमारे लिए ये देखिए कि पर कैपिटा हमारा एनर्जी कंजम्पशन इतना लो है, उनका अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो प्लेटो हो चुका है, उनको वो चिंता नहीं है। मगर हमारे यहाँ तो अभी बहुत सारे एनर्जी की जरूरत है, तो फॉसिल फ्यूल से हटके हमको बाकी उस पर जाना है, इसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और ये बायलैटरल एग्रीमेंट से इस तरह से जो देश अमेरिका या बाकी जो विकसित देश हैं बाहर हो जाएं तो बड़ा दिक्कत होगा। देखिए कैलिफोर्निया के आसपास भी जो जंगल में जो आग फैली है, और भारत में भी जो बहुत सारे चीज़ें आप देख रहे हैं, आपदा देख रहे हैं, जब बारिश होती है, जब बाढ़ आता है, ये सब चीज़ें आप इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये जो पूरा का पूरा फोकस है कि हम सिर्फ बिजनेस पे ही करेंगे, एनवायरनमेंट बहुत बड़ा कंसर्न है आज के दिन में। तो ये सब कंसर्न जेन्युइन कंसर्न्स हैं भारत के, और एक ये सब थोड़ा सा वोकिज्म लिबरलिज्म करके कई चीज़ों को पॉलिटिकली नज़रअंदाज होगा। अभी इस बारे में और बात होगी क्योंकि लिबरल्स वहाँ पर बहुत अंडर प्रेशर हैं। सो ये सब बातें भी हमको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि भारत के ऊपर इन सब चीजों का जरूर असर होगा। बिल्कुल। प्रोफेसर पाशा कुछ अंत में कहना चाह रहे थे। जी प्रोफेसर पाशा, संक्षेप में। हाँ जी, मेरा मानना यह है कि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके चाइना को और रशिया को कंटेन करने की भरपूर कोशिश की, चाहे वो यूक्रेन के जरिए हो या ताइवान, हांगकांग या उइगुर और दूसरे अन्य मामलों से। लेकिन दोनों ताकतें जो है रशिया और चाइना को कंटेन करने में असफल रहे हैं। और दूसरे पॉइंट यह है कि जो भी अब यूरोपियन यूनियन की हालत है रशियन गैस और ऑयल को और सैंक्शंस को लगा के, वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया है, और ये राइट विंग ग्रुप जो राइज हो रहे हैं जर्मनी से लेके पूरे यूरोप में, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हो रहे हैं। तो धीरे धीरे आगे चल के या तो यूरोपियन देश यूरो को डंप करेंगे या ईयू से निकलेंगे। तो उससे क्या साबित होता है कि जो भी अमेरिका अपनी पॉलिसी चीन को कंटेन करने के लिए अपनाया है, वो खुद यूरोपियन देश या कनाडा भी उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है आगे। अगर यूक्रेन का मामला हल हो जाता है तो जर्मनी चाहता है कि गैस और ऑयल रशिया से बनाए रखें और चीन के साथ उनका ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो। और तीसरी बात यह है कि जो भी अमेरिका चाहता है ना, वो पपेट गवर्नमेंट चाहता है, जैसा पाकिस्तान के रूलर्स रहे और इजिप्ट के हैं और दूसरे हैं। तो हम उस दिशा में भारत को ले नहीं जा सकते कि हम अमेरिका के पपेट बन के जो भी वो बोलते हैं हम चीन के खिलाफ करें वगैरह। तो मैं इस लिहाज से ब्रिक्स को एज फ्यूचर देखता हूं, और डॉलर का भी दबदबा जो है बहुत ही खतरनाक है। आप देखते हैं कि कई महीनों से डॉलर रेट बढ़ गया है, और हमारा वेल्थ जो है अमेरिका को जरा जैसा वो पूरी दुनिया से खींच रहे हैं। तो डॉलर भी उससे हमारा नुकसान हो रहा है। हमें ये ब्रिक्स को एज ए फ्यूचर हमें देखना होगा कि ये नहीं कि हम पूरा इधर एक टांग उधर एक टांग रख रहे हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर जो है रशिया और ब्रिक्स के साथ है। दैट इज व्हाई आई थिंक आई एम ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ ब्रिक्स। अमेरिका इज not able to revive what it was 50 years ago. It is China. It is China. It is the future. It is Brazil, South Africa, India और developing countries like Turkey और Indonesia और बहुत सारे मुल्क हैं। ये ग्लोबल साउथ क्यों उभर के निकल रहा है? क्योंकि अमेरिका मनमानी करके ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर को इतना धक्का पहुंचाया। डबल पॉलिसी देखिए आपको नजर आती है यूक्रेन में और गाजा में। जो अरेस्ट वारंट पुतिन के खिलाफ दिया गया था वो जायज है, और नेतन्याहू के खिलाफ
उन्होंने आईसीसी को सैंक्शन कर दिया। ये डबल पॉलिसी जो है अमेरिका को यूनाइटेड नेशंस में अलग थलग कर दी है, आइसोलेट हो गया है। 150 देश ज्यादा से ज्यादा फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं और अमेरिका और इजराइल ये छोटे एक दो स्टेट्स उसके हक में हैं। तो जो ग्लोबल साउथ है वो अमेरिका की पॉलिसी से नाराज हो गया है, एक्सप्लॉयटेटिव है, और मेरे ख्याल से दैट इज नॉट द फ्यूचर। वी हैव टू प्रिपेयर आवर ओन ग्रुप इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड इन अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका। और मेरे ख्याल से ब्रिक्स सही दिशा में जा रहा है, हमें उसको स्ट्रेंथन करना होगा, उसको सपोर्ट करना होगा। मेरे ख्याल से ये नहीं कि हम कंप्लीटली अमेरिका के साथ आइडेंटिफाई करके पाकिस्तान की तरह उन्होंने जो क्विज किया पिछले 50 सालों में पाकिस्तान को यूज करके भारत के खिलाफ, वैसा हमको भी करेंगे क्विज करके चाइना के खिलाफ, और हमें अलग थलग कर देंगे जब अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर होके कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक कॉशियस अप्रोच हमें लेकर चलना पड़ेगा और बिछना नहीं है अमेरिका के बिल्कुल सामने। और फ्यूचर जो मिस्टर पाशा कह रहे थे कि एक तरीके से ये ब्रिक्स है और ब्रिक्स को हमें स्ट्रेंथन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। देखना होगा ट्रंप आगे इस अमेरिका को कैसे चलाते हैं, इसका इम्पैक्ट विश्व पर कैसा पड़ता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जस्टिस काटजू, आफ्ताब पाशा जी, श्रीनी सर, तसव्वुर, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम।